वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर। हसनैन बहुत खुश थे, ब्रेक में भी बहुत कुछ मुझे बता रहे थे कल जो कुछ हुआ, और ब्रेक से पहले कैसे बैठा हुआ था वैसे? बता रहे थे कैसे बैठा हुआ था? मैं वो बता नहीं सकती है, आप बिल्कुल बैठे हुए ये इस तरह करके मैंने कहा आज हम जीत गए क्योंकि आपका अपना फेवरेट सेगमेंट भी है। और हम बात करते हैं जी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में 81 रन से तारीखी कामयाबी हासिल करते हुए 3 मैचेस की सीरीज अपने नाम कर ली है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शानदार कामयाबी, खिलाड़ियों ने अहम किरदार अदा किया। बैटिंग में कप्तान मोहम्मद रिजवान के 80 रन और बाबर आजम की 73 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स ने टीम को मजबूत बुनियाद फराहम की। जबकि इख्तिताम के हवाले से बात करें तो इख्तितामी ओवर्स में कामरान गुलाम ने 63 रन की जारहाना बैटिंग से मजमूई तौर पर 329 रन जो है वो किए हैं, वहां तक पहुंचे हैं। बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी ने 4 विकेट लेकर जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। जबकि नसीम शाह की बात करें और इब्रार अहमद की बात करें तो उन्होंने बिलतरतीब 3 और 2 विकेट हासिल करके टीम की जीत को यकीनी बनाया। ये हम बात करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा टच करेंगे हम चैंपियंस ट्रॉफी को भी। बिल्कुल ऐसी है। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पर्सन हैं अरसलान खोकर साहब। अरसलान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको। अरसलान, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कामरान गुलाम की। आपने प्रीटी स्टेडियम में मेरी आपसे बात हुई, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात की थी कि ये नंबर्स की गेम नहीं होनी चाहिए कि मैं दूसरे नंबर पे खेलता हूँ या तीसरे पे खेलता हूँ, चौथे पे खेलता हूँ, आपको जहाँ पे भी भेजा जाए आप परफॉर्म करो। एक दफ़ा उनको बताएं कि यस मैंने डोमेस्टिक में मार खाई है और मैं परफॉर्म करूंगा। और कल की जो इनिंग्स थी कामरान गुलाम की, काफी अरसे बाद गजल मुझे भी ऐसा लगा और अरसलान साहब मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान एक कमांडिंग इनिंग्स पाकिस्तान के किसी बल्लेबाज ने खेली। उन्होंने कोई चांस नहीं दिया 50 तक साउथ अफ्रीका को। बहुत अच्छे हसनैन, आपको याद होगा हम सुफियान मुकीम को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा था कि अगर आपको आखिरी ओवर दे ही दिया है तो आप चैलेंजिंग सिचुएशन में आ गए हैं तो मनवा लें खुद को, बताएं हाँ मैं चैलेंज लेने को तैयार। अब कामरान गुलाम जिस सिचुएशन में आया, मुझे इतनी खुशी हुई कि इस सिचुएशन में हम हमेशा से, आप भी बार बार इसके बड़े एडवोकेट हैं कि यार इस सिचुएशन में इस नंबर पर एक ऐसा खिलाड़ी होना चाहिए जो एक्सेलरेट करे इनिंग्स को, जब जरूरत पड़े तो छक्के मारे, जरूरत पड़े तो चौके मारे, जरूरत पड़े तो रुक जाए। और कामरान गुलाम में वो सारे मेरा ख्याल रमूज मौजूद हैं और बहुत शानदार तरीके से उसने शोकेस किया कि जिस तरह से मैं डोमेस्टिक खेलकर सीजन लगाकर 5-5, 6-6 सीजन, 7-7 सीजन का प्लेयर हूं, तो अंदाजा हो रहा था कि मैच्योरिटी लेवल क्या है। और आप जरा उसके बरक्स देखें, अच्छा प्लेयर है इरफान नियाजी, बट स्टिल ही नीड्स मोर मैच्योरिटी, उसको भी टाइम चाहिए थोड़ा मैच्योरिटी के लिए। अच्छा प्लेयर है। और सलमान अली आगा के वो 31 रन भी ना भूलें जो सलमान अली आगा ने किए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रन थे। उसने भी एक्सेलरेट किया तो दोनों एंड से स्कोर हो रहा था, इसीलिए आपका स्कोर इतना शानदार हो गया। और जब आप 330 प्लस पे पहुंच गए और 330 कर ही लेते हैं तो उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि दूसरी टीम के लिए साइकोलॉजिकली कोई बहुत बड़ा करिश्मा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन साइकोलॉजिकली बड़ा प्रेशर आ जाता है। फिर बॉलिंग साइड से भी हमने इंपॉर्टेंस ये दिखाई कि बड़े अरसे के बाद रिजवान थोड़ा अंगेज नजर आ रहे थे मुझे बॉलर्स के साथ, और काफी ज्यादा अंगेज रहे। और खाली नसीम और शाहीन के नहीं बल्कि अबरार के साथ भी अंगेज थे और बाकी भी सलमान अली आगा के साथ भी अंगेज थे। सलमान अली आगा ने फिर एक विकेट ले ली तो अच्छा रहा। और अबरार की बहुत शानदार बॉलिंग रही। मुझे लग रहा है कि अबरार शायद अब रिदम पकड़ रहा है, शाहीन अपने रिदम में वापस आ रहा है। और अच्छी बात है, शाहीन को हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की उसने, और उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं तो बड़ी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। तो शाहीन अब मेरा ख्याल है अपने रिदम में आ रहा है। नसीम शाह अपना रिदम थोड़ा सा हासिल करने में थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें, लेकिन ही इज अ गुड चैप और वो बैटिंग भी बड़ी शानदार करते हैं और वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हैं। कल अनफॉर्चुनेटली उनसे कैच छूट गया, भी वो अच्छे हैं। तो थोड़ी सी हमें फील्डिंग पर अब तवज्जो देनी होगी। और अच्छे साइंस ये है ना, देखें हसनैन, कि आपकी चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला एक तरफ हल हुआ और चैंपियंस ट्रॉफी के करीब आ रहे हैं। तो अभी आपने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज हरा दी, बहुत बड़ी बात है, सालों बाद ऑस्ट्रेलिया को हराते हैं वनडे सीरीज, और 21वीं सदी की पहली टीम बन गए आपके साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका के अंदर वनडे सीरीज हरा दी आपने। तो ये भी एक बड़े अच्छे साइंस है। अरसलान, यकीनी तौर पर वैसे तो ये टूर्स बहुत मुश्किल होते हैं, ऑस्ट्रेलिया का हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया पाकिस्तान के लिए, लेकिन नॉट ओनली पाकिस्तान, सब कॉन्टिनेंट का जो भी मुल्क है उसके लिए ये दौरे मुश्किल होते हैं थोड़े से। लेकिन दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जिस तरह से हमने देखा पहले मैचेस में कारकर्दगी रही बाबर की, रिजवान की आउट ऑफ फॉर्म नजर आए, लेकिन अब जब एकदम से हमने थोड़ा सा बैकअप उनका देखा है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, जब सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन बनाकर खिलाया जाता है ना,
तो जो जूनियर्स होते हैं ना वो रिलैक्स होते हैं कि यार हमारा सीनियर है साथ और वो अपनी बैटिंग का भार भी उठा लेगा या बॉलिंग का भार उठा लेगा, हमें उसका साथ देना है, सपोर्ट करनी है और तब हमारी परफॉर्मेंस निखर के आएगी। ये तरीकाकार है क्रिकेट का। यहाँ पर थोड़ा सा उलट चल रहा था कि जूनियर्स भार उठा रहे थे, साइम स्कोर कर देता था, सलमान अली आगा स्कोर कर देता था, कभी कोई स्कोर कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, लेकिन बाबर रिजवान से अच्छी इनिंग्स ड्यू थी। और आप देखिए ना लगातार मैचेस में ना रिजवान स्कोर कर पा रहे थे ना बाबर कर पा रहे थे। टाइम के बाद बाबर ने 50 की और बड़ी अच्छी की है। मुझे टाइमली 50 करके उन्होंने जिस तरह से 60 स्कोर किया अपना, मैं उसको देख रहा था कि बहुत टाइमली था और 80 रिजवान का इतना टाइमली था। इन दो ने मिलके 200 तक पहुंचा दी थी इनिंग्स को और 200 प्लस के बाद जिस तरह से शानदार तरीके से सलमान अली आगा ने एग्जीक्यूट किया अपनी इनिंग को, फिर कामरान गुलाम ने किया, तो उनके पास मौका आ गया कि यार ठीक है चले पीछे 200 रन लगे हुए, हमें सिर्फ 100 रन ही करने हैं, तो 300 भी हो गए तो बोर्ड पे इतना बड़ा साइकोलॉजिकल टोटल हो जाएगा कि हमारी बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी है, उसको भी हौसला मिल जाएगा। और कल जैसे क्लासन खेले हैं उनकी इनिंग को भी नहीं भूलना चाहिए। नो डाउट शाहीन ने हर लिहाज से क्लासन को बांध के रखा था, लेकिन क्लासन नसीम शाह को भी चार्ज कर रहे थे, हारिस को भी चार्ज कर रहे थे, अबरार को भी चार्ज कर रहे थे, सलमान अली आगा को भी चार्ज कर रहे थे, लेकिन शाहीन के आगे थोड़ा सा बंधे हुए दिखाई दिए। और क्लासन की जो इनिंग्स थी उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इससे सीखने का सबक यह है कि जी एक तरफ वो अकेला खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ से विकेट्स गिरे चले जा रही हैं, उसका वो प्रेशर नहीं ले रहा है क्लासन। और उस ना प्रेशर लेने की वजह से आप देखें कि वो 90s में फॉल कर गया, बस वो थोड़े से 4 रन से उसकी सेंचुरी रह गई। और उससे पहले भी उसका एक कैच छूटा था शाहीन आफरीदी की बॉल पर। ये कैचेस ड्रॉप ना होते तो शायद क्लासन भी मेरा ख्याल है थोड़ा पहले आउट हो जाता, बट ही प्लेड एक्सट्रीमली वेल। तो ये इनिंग्स जो है क्राफ्ट करना, इन इनिंग्स से सबक सीखना, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा वनडे की चैंपियंस ट्रॉफी है हमारे आगे, तो मेरा ख्याल है बड़े अच्छे और हेल्दी साइंस हैं। अच्छी बात है कि आप सीरीज जीत रहे हैं, ना कि सिर्फ मैचेस जीत रहे हैं, क्योंकि हमें सीरीज जीते हुए बड़े सालों हो गए थे। जरा सी तवज्जो रिजवान को अब T20 पर देनी होगी और बाबर को भी देनी होगी और अपनी बैटिंग स्किल्स जो उनकी हैं उसका फुल शोकेस करना होगा। अच्छा, बिल्कुल राइट टाइम पे पाकिस्तान ने पीक किया, आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की। लेकिन अरसलान साहब, इस पूरी टीम में मुझे हर शख्स परफॉर्म करता हुआ नजर आया, लेकिन देयर इज़ वन जो लूप होल है, वो है अब्दुल्ला शफीक का। अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंसेज बड़ी पैची हो चुकी हैं कि 6-7 इनिंग्स के बाद उनकी तरफ से 50 आती है या 100 आता है। दूसरी जानिब फ़खर जमान यहाँ पे 50 लगा रहे हैं। सो हमें भी अपनी अनाज से निकल के इस स्पॉट के ऊपर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। हाँ, फखर जमान का टीम में होना, और मेरा ख्याल है साइम के साथ होगा, ओपन करेगा तो बड़ा डिफरेंट पहलू हो जाएगा। अब्दुल्ला को भी रखें, और अब्दुल्ला का ये यार टैलेंट वाइज उस पर शक नहीं किया जा सकता, उसके स्किल्स, बैटिंग स्किल्स पे शक नहीं किया जा सकता, लेकिन वो स्कोर नहीं कर रहा, इसकी वजूहात पता करने के लिए अब्दुल्ला शफीक को खुद ही सोचना होगा। और बड़ी हैरत की बात है, आपको याद होगा कि यही सेम सवाल मैंने वो गए हुए कोच से किया था, जैसन गिलिस्पी से, तो उन्होंने मुझे वही रटा-पटा जवाब दे दिया। नहीं, देखें आपने खुद भी बताया कि श्रीलंका में इसको, मैंने कहा भाई मैंने तो ये बताया था कि 10 इनिंग पहले स्कोर किया था, 10-10, 12-12 इनिंग वो निकाल देता है, एक स्कोर करता है, फिर उस इनिंग पे 10-12 इनिंग निकाल देता है। अच्छा प्लेयर है, उसके साथ बैठे, उसके साथ उसका जो साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज है उसको दूर करें, उससे पूछें भाई क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जब सब स्कोर कर रहे हैं तुम्हारे इर्द गिर्द तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किस चीज का प्रेशर है, तुम्हें बार बार मौके मिल रहे हैं, तुम्हें लगातार मौके मिल रहे हैं, पूरी पूरी इनिंग्स मिल रही है, पूरी पूरी सीरीज मिल रही है, टेस्ट मैचेस मिल रहे हैं, वनडेज मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा इस ब्लॉकेज से निकलो और खेलो। देखो साइम को कितना ज्यादा प्रेशर था हसनैन, आपको भी याद होगा, मीडिया सारे बोलना शुरू हो गए थे यार देखिए साइम स्कोर नहीं कर रहा, स्कोर नहीं कर रहा। वो आहिस्ता 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 हमें समझ आ गया कि यार लड़के में तो टैलेंट है, लेकिन उसको मौका मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता टाइम लेते हैं। सईद अनवर जब आए थे तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया था यार सईद अनवर तो 89 में आए थे, सईद अनवर ने कुछ भी नहीं किया, उससे नहीं खेला जाएगा। और 90s का सईद अनवर सबसे बड़ा प्लेयर होकर उभरा। फिर जब उसने खेला तो एक ही सीरीज में शारजा की उसने 3-3 सेंचुरियां लगा दी। तो ये कुछ प्लेयर्स होते हैं जो टाइम लेते हैं। अब्दुल्ला शफीक के पास काफी टाइम हो गया, अब मेरा ख्याल है उसके पास टाइम नहीं है। अब उसको इनिंग्स या तो क्राफ्ट करनी है और हर दूसरी इनिंग क्राफ्ट करनी है, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आप रोजाना एक जैसा खेलो, एक दो इनिंग्स छोड़कर खेलो। साइम अयूब को देखे ना, 98 उसने अपना फिनिश किया T20 में और 100 पे उसने अपनी एंडिंग की ODI का पहला मैच दोबारा से। तो कंटिन्यूटी है, इसको कंसेक्टिव इनिंग्स कहते हैं। 2 कंसेक्टिव शानदार इनिंग्स खेली उसने, बताया उसने कि यार मैं हूं क्रिकेट में मौजूद और मैं हूं आपके साथ ग्राउंड में मौजूद। अब्दुल्ला के पास सारा कुछ है, शॉट्स हैं, फुटवर्क है,
स्किल्स हैं, उसको मौके भी मिल रहे हैं। लोग भी कह रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक बड़ा स्टाइलिश और अच्छा बैट्समैन है, स्किल वाइज भी, टैलेंट वाइज भी और टेक्निक वाइज भी। अब जब सब कह रहे हैं भाई और मौका मिल रहा है तो स्कोर करो, वरना ये टैलेंट टेक्निक मंसूर अख्तर की तरह रह जाएगी आपकी, फिर डोमेस्टिक में ही जाके खेलते रहो। सही। अब ये मैचेस के हवाले से तो हमने बात कर ली है अरसलान, और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे भी इसी तरह से जो हमारी टीम है वो आगे ऐसे ही चलती रहे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर। ना करते हैं, हाँ बिल आखिर हो ही गई, प्रेस रिलीज भी आ गई, अब बाकायदे तौर पर शेड्यूल भी आ जाएगा। हाउ डू यू सी, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये पाकिस्तान के लिए? देखिए ये बड़ी विन विन सिचुएशन है और मेरा ख्याल है इंडिया घुटनों पर आया है। हमें ये विन विन सिचुएशन को कैश करना था। मैं तो हैरान हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़ी जबरदस्त सिचुएशन थी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो सहाफियों को इत्तला देता है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें चेयरमैन साहब 76वें इजलास की तो सारी अपनी रुदात सुना रहे हैं कि हमने ये किया, 76वां इजलास किया पीसीबी का, और उसमें पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठी, बोर्ड बैठा, सब कुछ हुआ। लेकिन एक भी उन्होंने कोशिश नहीं की कि ये बता दें सहाफियों को उसी प्रेस रिलीज या उसी ग्रुप के जरिए कि भाई हमने बड़ा मार्का मार लिया। हालांकि दुनिया आपके मार्के को कह रही है कि इस बार आपने घुटनों पे लगा दिया है भारत को, और बहुत जबरदस्त हुआ है। मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। नो डाउट मोहसिन नकवी साहब को ये क्रेडिट जाएगा कि आखिरकार उन्होंने फाइट बैक की, उन्होंने कोई हार नहीं मानी। उन्होंने इस हद तक भी सोच लिया था कि चैंपियंस ट्रॉफी जाती है तो चली जाए, लेकिन हमने अपनी इज्जत नहीं जाने देनी, और अच्छा हो गया। देखिए ना, अब भारत के लिए भी तरने वाला नहीं होगा। 2027 तक के सारे मैचेस पाकिस्तान ने न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने हैं, इंक्लूडिंग वुमेन। तो ये भारत को अब मुश्किल पड़ेगी, और अब अंदाजा होगा भारत को ये जो फॉर्मूला हमें हाइब्रिड हाइब्रिड कह के आगे चलाते थे। एशिया कप भी अब इसी फॉर्मूले के तहत होगा। जो अगली तैयारी है पाकिस्तान की वो आप देखिएगा, ये मैं आपको अभी से ही इत्तला दे रहा हूँ। एशिया कप भी पाकिस्तान यही फ्यूजन या हाइब्रिड जिसे कहते हैं, इसी फॉर्मूले के तहत खेलने जाएगा। तो भारत के लिए बड़ी परेशानी है, और भारत के जो मीडिया था वो तो बहुत सारी चीजें फ्लोट कर रहा था, और वो बीसीसीआई खुद फ्लोट करवाता था ये चीजें कि कभी जी इंडिया में हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी, कभी यूएई में हो जाएगी, कभी साउथ अफ्रीका चली जाएगी, तो कभी न्यूजीलैंड चली जाएगी, तो ऑस्ट्रेलिया नाराज है इनसे, ऑस्ट्रेलिया यूं है इनसे। सारी चीजें पीछे रह गई, और हम फर्म रहे बतौर जर्नलिस्ट भी। हसनैन खुद भी अपनी खबरें देते रहे, हम भी देते रहे कि नहीं भाई हमें पता है कि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी फ्यूजन फॉर्मूले पर होगी या फिर होगी ही नहीं। और ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक बड़ा मैटर ये है कि जी ब्रॉडकास्टर्स की सारी एफिलिएशन भारत के साथ है। उन्होंने ज्यादा तंग किया है वेन्यूज के ऊपर कि जी 3 वेन्यूज पाकिस्तान के हम नहीं कर सकते, तो 2 वेन्यू दे दे, तो वो शायद लाहौर कराची होंगे। और हम जिस तरह से डेवलपमेंट फेज देख रहे हैं स्टेडियम्स का, तो पिंडी में कोई ऐसी डेवलपमेंट शुरू भी नहीं हुई और ऐसा कोई काम भी नहीं हुआ, और होना भी नहीं है। 2 स्टैंड हैं उसके, सिर्फ वही बनाने हैं उन्होंने, लेकिन इतना बड़ा काम अभी शुरू भी नहीं हुआ। तो लगता यूं ही है कि कराची, लाहौर और यूएई का एक वेन्यू, वहां पर ये चैंपियंस ट्रॉफी होगी, जहां पर भारत अपने मैचेस खेलेगा वो यूएई होगा। बाकी टीम्स अपने जो मैचेस खेलेंगी वो पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है लाहौर और कराची होंगे। बट स्टिल इट्स अ बिग सिचुएशन, और स्टिल इट्स अ बिग विन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फर्म स्टैंड लिया है, और ये स्टैंड हमें बहुत पहले ले लेना चाहिए था। कुछ भी नहीं होना था, देख लें कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे डर रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा, वो हमें पकड़ लेंगे गले से, आईसीसी हमें बाहर कर देगा। क्यों डर रहे थे? मुझे तो हैरत है। पाकिस्तान इस वक्त बेशक 10% रखता हो हिस्सा आईसीसी के रेवेन्यू में, लेकिन 10% हिस्सा रखने वाला मुल्क बाकी ममालिक के साथ जब क्रिकेट खेलता है तो उनका हिस्सा 80-90% काउंट करवा देता है। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का वो एक मैच, मैं बार बार कह रहा हूं, वो एक मैच जिसमें इंडिया और पाकिस्तान खेलते हैं, इंडिया समझता है हम अकेले खेलते हैं, इंडिया और पाकिस्तान खेलते हैं, वो मैच रेवेन्यू इकट्ठा करता है। आप अगर वर्ल्ड कप उठा के देखें अमेरिका का, तो पूरा वर्ल्ड कप नुकसान का वर्ल्ड कप था। सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच था जिसका प्रॉफिट जो है वो 35% से ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच हो जाएगा। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अरसलान हमारे साथ मौजूद थे, जो कि पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच के हवाले से बात कर रहे थे, और साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से वो बात कर रहे थे कि इट्स अ विन विन सिचुएशन। पाकिस्तान भी जीता है और भारत भी जीता है। अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे ये जो आजकल तनाज़ात चल रहे हैं मशरिक़ वुस्ता में, इनका एंड ऑफ टाइम्स के साथ क्या कोई कनेक्शन है, किसकी जंग किसके साथ होनी है, हमारा क्या इसमें कोई हिस्सा है या नहीं, इस हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस।